हेलो मेरे प्यारे दोस्तों हेलो मेरे प्यारे दोस्तों जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से देखिए हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ये जितना भी बीपीएससी यूपीएससी बिहार दरोगा जितना भी लोग तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज से शुरुआत हम करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम कि किस तरह से आए थे और किस तरह से यूरोप आकर भारत में विस्तार करना इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग डलेगा कि यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। चलिए डलिए यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। अब देखिए इसको थोड़ा सा इतिहास पढ़ते हैं कि जो पुर्तगाल कंपनियों का इतिहास थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले आया था पुर्तगाल आया था। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये देखना हो कि इसको विस्तार कर लेते हैं कि पुर्तगाली कंपनियों का निजी अभियान क्या था। ठीक, पुर्तगाली कंपनी ने सरकारी अभियान क्या चलाया और पुर्तगालियों की नीतियां यहाँ पे लाई थी क्या थी और पुर्तगालियों के यहाँ पे देन क्या था। भारत में आए तो पुर्तगाल ने क्या क्या यहाँ से देकर गए थे। और मेरा अगला है कि पुर्तगालियों का पतन किस कारण हुआ था। ठीक है, पहले ये समझेंगे कि पुर्तगाली जब भारत में आया तो इसने क्या-क्या निजी अभियान चलाया। ठीक है, फिर इसने सरकारी अभियान किस प्रकार से इन्होंने यूज़ किया और पुर्तगाली की नीति क्या था, भारत आने का इसका रीज़न क्या था, कारण क्या था, फिर पुर्तगाली के यहाँ पे देन क्या था और फिर लास्ट में आपको देखना है पुर्तगाली पतन किस प्रकार से उसका यहाँ पे समाप्त हो गया था। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे हम चलते हैं। तो चलिए देखिए अब यहाँ है कि यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन के कारण अब किस तरह से आया, अब उसको देखते हैं। तो इसमें हम 5-6 भाग में इसको बाँट देते हैं। पहले देखते हैं कस्तूरिया का पतन। कस्तूरिया का पतन कब हुआ था? तो 1453 में कस्तूरिया का यहाँ पतन हो गया था। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो यूरोप में आया पुनर्जागरण। यूरोप में पुनर्जागरण बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलिए कि भारत की आर्थिक स्थिति। तो भारत की आर्थिक स्थिति था उसमें बहुत खराब था। आगे चलिए कि विभिन्न नीतियों का कारण का विवरण, भारत की जलवायु क्या था। ठीक है, यूरोपीय शासकों का योगदान और यूरोप की वाणिज्यिक नीति। ठीक है, आगे आप चलते हैं। सबसे पहला मेरा था निजी अभियान। अब निजी अभियान में देखते हैं, ये देखते हैं। देखिए निजी अभियान, चलिए कि 1498 की बात है। 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था भारत। ठीक है, वास्को डी गामा 1498 में पुर्तगाली व्यक्ति था कि वास्को डी गामा आया था कहाँ पे, भारत में आया था। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है जो 12th लेवल का है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 में भारत आया था। इससे आगे ये देखना है कि पुर्तगाली भारत आया था वास्को डी गामा, वह भारत में कितनी बार आया था। तो ये याद रखिएगा, अब 3 बार आया था भारत में। पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा 3 बार भारत में आया था। सबसे पहले आया था 1498, ठीक है? उसके बाद 1502 में आया था और फिर आया था 1524 में। 1524 में आया था व्यक्ति वास्को डी गामा, यहीं पे उनको डेथ हो जाता था। ठीक है? अब इससे आगे चलें, तो ये आया था किस-किस रास्ते से आया था, उसको भी देखना है। तो पुर्तगाली देखिए, यहाँ पे पुर्तगाल था। ठीक है? वास्को डी गामा यहाँ से यात्रा अपना शुरू करता है और एक वहाँ पे रास्ता था, उसका नाम था केप ऑफ गुड होप, ये रास्ता का नाम था। ठीक है, तो यहाँ से इसने चलना शुरू करता है। अब बार्थोलोमेव डियाज जो इसे 15 जहाज बेड़ों के साथ में, ठीक है, 15 जहाज बेड़ों के साथ इसमें आता है और आकर सबसे पहले कहाँ जाता है, तो आकर सबसे पहले ये जो मलाबार तट है, मलाबार तट में वहाँ पे जाता है, गुजरात वाले क्षेत्र है, वहाँ पे भारत में आकर ये प्रवेश करता है और उस जगह का नाम था कालीकट। ठीक है, वहाँ का शासक था जमोरिन। वहाँ का शासक कौन था? जमोरिन, जो हिंदू शासक था। तो वास्को डी गामा के पफवुड होप से होते हुए कहाँ आते हैं, तो ये मलाबार तट पे आते हैं, कालीकट क्षेत्र में आता है। कालीकट का वहाँ का शासक था कौन? जमोरिन था, जो कि हिंदू शासक था। और भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले आता है मई 1998 में आया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इससे आगे चलिए। तो 1500 में आया था अल्ब्रिज के अंदर आया था। 1502 ईस्वी में फिर आया था कौन सा, पुनः भारत में आया था वास्को डी गामा। अब यहाँ तक उसका हो गया अभियान था जो। अब इसको देखिए सरकारी अभियान इसका क्या था। अब पढ़ना है सरकारी अभियान। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए कि सरकारी में अल्मीडा आया था, ठीक है, अबू बकर था और नूना कुन्हा, ये तीन व्यक्ति को याद रखेगा। अल्मीडा जो शासक था, अल्मीडा के बारे में थोड़ा सा देखिए कि जो अल्मीडा था ये 1505 से 1509 तक आते हैं, यह भारत में रहते हैं, ठीक है। 1505 में आते हैं, 1509 तक भारत में ये शासन करते हैं। अबू बकर की बात करते हैं तो 1509 से 1515 तक अबू बकर आते हैं। फिर मीनू कुन्हा जो है वह 1529 से 1538 तक रहते हैं, ठीक है। और आगे देखिए कि जो अल्मीडा था इसको संस्थापक के रूप में माना जाता है और वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? अबू बकर को। तो ये पूछेगा वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो अबू बकर को, लेकिन संस्थापक के रूप में किसको? अल्मीडा को बोला जाता है, ठीक है। आगे चलिए, ये जो अल्मीडा था, अल्मीडा के द्वारा कुछ नीति अपनाया गया था, ठीक है। अब इसको नीति में देखते हैं। सबसे पहला था कि ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था? तो अल्मीडा के द्वारा लाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था? तो अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी लाया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो 1508 ईस्वी में इसने क्या किया था? चोल का युद्ध किया था और 1509 में दीप का युद्ध किया था। किसे? अल्मीडा और वर्सेस गुजरात के वाला जो क्षेत्र था उसके साथ में ये युद्ध किए थे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं तो अबू बकर, तो इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अब इससे आगे हम चलिए तो विदेशी कंपनियों के भारत में आगमन के कारण क्या रहा है, तो उसको देखते हैं। तो ये देखिए मेरा है कि विदेशी कंपनियों में भारत आने का कारण क्या रहा, इसको अब ध्यान से देखिए। चलिए देखिए कि विदेशी कंपनियों अर्थात यूरोपीय कंपनियों ने विदेशी कंपनियों अर्थात यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन के एक नहीं उनका अनेक कारण थे, ठीक है। उन्हें कहने का अर्थ हुआ कि जो विदेशी जो आया था भारत में उसका एक रीजन नहीं था, उनको अनेक रीजन था, लेकिन तत्कालिक जो रीजन बताया बताया जाता है वो कस्तूरिया का पतन व यूरोप में आए पुनर्जागरण को माना जाता है। कस्तूरिया का पतन हुआ था जो और यूरोप में पुनर्जागरण को माना गया था, ठीक है। आगे चलिए कि जबकि देखिएगा जब ये आधारभूत कारण के रूप में भारत की मजबूत स्थिति के रूप में आई और वाणिज्यवादी व यूरोप में शासकों को योगदान को माना गया, ठीक है। अब ये देखिए कस्तूरिया का पतन किस तरह से हुआ था उसका देखिए। तो वर्ष 1553 की बात है कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी के रूप में विख्यात कस्तूरिया के ऊपर ऑटोमन साम्राज्य के शत्रुमुख तुर्कों ने क्या किया? कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि बात है कब? तो 1453 की 1453 की जो रोमन साम्राज्य थी उसकी राजधानी थी कैस्टोनिया। वहां पर क्या किया था कि ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक था उस पर कब्जा कर लिया था, उस पर अटैक कर दिया और कैस्टोनिया का क्या हो गया? पूरी तरह से अपने कब्जा में ले लिया और उन्होंने यूरोप से भारत आने वाले स्थलीय मार्ग को अवरोध कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण कारण इसने क्या किया था कि यूरोप से जो भारत आ रहे थे उसका जो स्थलीय मार्ग था उसको क्या किया इन्होंने? बंद कर दिया, अवरुद्ध कर दिया, जिससे यूरोप यूरोप लोग भारत आने वाले वैकल्पिक मार्ग की खोज में लग गए। क्या हुआ था कि इसका रीजन ये था कि जो भारत पहले आता था वह शॉर्टकट रास्ता था, लेकिन बाद में जब ऑटोमन साम्राज्य ने कस्तूरिया का अटैक किया और उसको कब्जा में ले लिया और जो वहां से जो रास्ता निकलता था उसको उसने क्या किया? अवरुद्ध कर दिया। तो यूरोप वासियों ने सोचा भाई आप जाएंगे कैसे? तो पुर्तगाली ने एक दूसरा रास्ता ढूंढा, इसी रास्ते चलिए आगे था कि यूरोप में पुनर्जागरण का काल। अब इसको समझते हैं कि यूरोप में आया पुनर्जागरण का काल किस प्रकार से कि 16वीं शताब्दी की बात है। 16वीं शताब्दी के यूरोप में मुख्य रूप से यूरोप में पुनर्जागरण का युग का प्रारंभ हुआ था। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण का काल प्रारंभ हो गया था। जैसे यूरोप के लोगों ने भौतिक या भौगोलिक खोज के युग के रूप में शुरू किया था। इसके अलावा यूरोप लोगों ने नए-नए वैज्ञानिक आविष्कारों को भी प्रारंभ किया था। देखो पुनर्जागरण का काल आया था तो उसमें खोज का काल कहा जाता है इसको, ठीक है। खोज का काल इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें नए-नए चीज़ इसने आविष्कार करना शुरू कर दिया था। वैज्ञानिक आविष्कारों भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इस समय दिशा सूचक यंत्र की खोज भी की गई थी जिससे समुद्र यात्रा की आसानी होती थी। अब ये
यूरोप में पुनर्जागरण काल सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण आया था। ये जब आया था तो ये माने कि यूरोप वासियों को एक नया वैकल्पिक मार्ग ढूँढने का प्रयास भी हुआ और उसे वैज्ञानिक खोज भी हुआ और दिशा सूचक यंत्र का भी इसी इसी समय खोज किया गया था। दिशा सूचक यंत्र क्या था? तो दिशा सूचक यंत्र यह था कि उसे समुद्र में आसानी से उसकी दिशा को पता लगता था। ठीक है? अब आगे चलिए कि भारत की आर्थिक संपदा व जलवायु स्थिति, उसका जलवायु स्थिति क्या था? ठीक है? तो आगे चलिए हम देखते हैं इसकी जलवायु स्थिति। चलिए देखिए कि भारत प्राचीन काल से ही, आपको पता है कि भारत जो प्राचीन काल से ही आर्थिक संपन्न रहा था, इसीलिए इसे सोने का चिड़िया कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि भारत की सोने की चिड़िया क्यों नाम दिया गया था? ऐसा क्या रीजन था? तो रीजन ये था कि जो भारत था वो प्राचीन काल से ही इसका आर्थिक जो संपन्न था वह बहुत ही अच्छी थी। सामाजिक, चलिए इससे आगे चलते हैं कि महमूद गजनवी ने सरकारी इतिहासकार था उतवी ने अपनी पुस्तक तारीख ए यामनी, क्वेश्चन पूछता है कि ये जो तारीख ए यामनी था ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो उतवी के द्वारा लिखा गया था। ये कौन था? तो ये सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है, याद रखिए बुक का नाम है तारीख ए यामनी ने भारत की संपन्न का ब्यौरा दिया था। इन्होंने बताया था कि भारत एक समृद्ध है। ठीक है, अब चलिए आगे इससे अगला मेरा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध इटालियन यात्री मार्को पोलो, अब जो मार्को पोलो आए थे, मार्को पोलो ने अपनी पुस्तक द ट्रेवल इन टू दी मार्को पोलो, ये इन्होंने पुस्तक लिखा था। इनका पुस्तक का नाम था द ट्रेवल इन टू दी मार्को पोलो ने भारत की आर्थिक संपन्नता का ब्यौरा दिया था। ये भी जब आया था तो भारत को अच्छी स्थिति के बारे में इन्होंने बताया था। और उतवी था वो उतवी ने लिखा था तारिक ए यामनी, उसने बताया था कि भारत एक संपन्न देश है। ठीक है, मार्को पोलो ने भी वही बताया था। जब इतना व्यक्ति जब बोल रहा था तो यूरोप वासियों ने तो उत्साह जागेगा ही। अब इससे आगे चलिए तो मार्को पोलो ने फिर आता है 1293 से 1294 में भारत का पांड्य राज और काकतीय राज की यात्रा की थी। ये पांड्य राज और काकतीय राज की इन्होंने मार्को पोलो ने क्या किया था? यात्रा किया था। मार्को पोलो ने चीन का शासक कुबलई खान से मुलाकात की थी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मार्को पोलो ने चीन के कौन से शासक से इसने मुलाकात की थी? तो कुबलई खान, याद रखिएगा कुबलई खान नाम था उनका, जिससे इन्होंने क्या किया था? मुलाकात की थी। ठीक है, और इससे आगे चलिए तो देखिए कि भारत का मुख्यतः उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहाँ से पूछता है कि भारत कैसी जलवायु में रहता है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित है। तो भारत किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित है। फलतः स्वाभाविक रूप से भारत बड़े पैमाने पर मसाले की खेती होती थी। ये बात है कि भारत में बड़े पैमाने पर मसाले की खेती होती थी, जबकि यूरोप यूरोप था जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए इसे मसाले की बड़े पैमाने पर भी आवश्यकता थी। अब क्या है कि देखिए भारत है उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है, इसी कारण यहाँ पे मसाले की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। लेकिन यूरोप था जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता था, इसलिए वहां पे बड़े पैमाने पे नहीं होता था मसाले की खेती। इसलिए भारत में आकर भारत में आकर मसाला ले जाकर यहाँ से ले जाकर कहाँ बेचते थे? यूरोप में बेचते थे। और यहाँ से जो भी सामान ले जाते थे वहां पे 60 गुना कीमत पे बिकता था। मतलब यहाँ 1 रुपए में यहाँ से ले गया तो वहां पे 60 रुपए में बिकेगा। ठीक है, इस प्रकार से वहां पे, चलिए आगे चलिए। तो अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, पुर्तगालियों का इतिहास से हम शुरुआत करते हैं। चलिए अब यहाँ से देखते हैं पुर्तगाल के इतिहास का अभियान। तो पुर्तगाली ने भारत में 3 बार आए थे, ये तो बता दिए थे, पहले 1498 में, 1500 और 1502। ठीक है, अब वास्को डी गामा का अभियान अब देखते हैं। अब वास्को डी गामा था पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में भारत के मलाबार तट, कहाँ पे आया था? मलाबार तट पे स्थित कालीकट राज्य में स्थित कमकाडो नामक बंदरगाह पे आया था। क्या था?
कंपकांडू नामक बंदरगाह पर अपने जहाज का बेड़ा उतारा था। और कितने जहाज से? 15 बेड़े जहाज से इन्होंने आए थे वास्को डी गामा। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए कि इस समय कालीकट का हिंदू शासक कौन था? जिमोरिन था, जिन्होंने वास्को डी गामा को स्वागत तो किया था। स्वागत ये जिमोरिन था, ये हिंदू शासक था। ठीक है। हिंदू शासक पूछेगा कौन था, तो जिमोरिन था, जिसने वास्को डी गामा को स्वागत किया था, जबकि मालाबार तट पे स्थित अरबी व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। भाई यहाँ से देखिए क्या यहाँ से तर्क दे रहा है कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था। आया कहाँ पे? मालाबार तट पे, जो कालीकट वहां पे स्थान है, उसी जगह पे आया था। और जब वहां पे आया तो हिंदू शासक था, उसको क्या क्या सपोर्ट किया। लेकिन लेकिन वहां पे ध्यान देखिए, अरबी शासक था, वह विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि जानता था कि अगर पुर्तगाली यहाँ पे आता है तो पुर्तगाली हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, तो यहाँ पे आकर हम लोग को भगा देगा। अरबी शासक भी इसी डरा हुआ व्यक्ति था, इसलिए उसे चाहता था कि इसे यहाँ आने न दे, लेकिन फिर भी नहीं माना। जब हिंदू शासक था, जो जुनून था, उसे इसे स्वागत किया था। ठीक है। आगे चलिए कि वास्को डी गामा ने गुजराती गुजराती जो नागरिक था, उसका नाम था अब्दुल मजीद। ये जो मजीद था, इन्होंने अपना पथ प्रदर्शक बनाया था। पुर्तगाली को ये बताया था कि आप भारत को इस तरह से यात्रा कीजिए, और उन्होंने बताया था कि वहां पे, चलिए आगे से चलते हैं कि वास्को डी गामा को याला भत्ता निकालने के बाद वस्तुओं से 60 गुना ज्यादा, ये बता देते पहले, ज्यादा गुना लाभ होता था। ठीक है। अब चलिए कि पुर्तगाली का दूसरा अभियान क्या था। पहला अभियान मेरा ये रहा, दूसरा अभियान मेरा क्या था। तो वर्ष 1500 ईस्वी में अलबुर्ज जो अल्ब्रज केवरल ने के नेतृत्व में पुर्तगाली ने दूसरा अभियान कालीकट से ही शुरू किया था। ठीक है। अब चलिए वास्को डी गामा का दूसरा अभियान क्या था, चलिए देखते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत के 1498 से 1502 और 1524 में कुल 3 बार यात्रा किया था। कब कब यात्रा किया था? 1498, 1502 और 1524 में 3 बार यात्रा किया था। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि वास्को डी गामा ने भारत में कितनी बार यात्रा किया था? 3 बार यात्रा किया था, याद रखिएगा। 1498, 1502 और 1524 3 बार यात्रा किया था। ठीक है। दूसरी बार, अब देखिए आगे कि दूसरी बार वास्को डी गामा ने कालीकट की यात्रा की और यहाँ के शासक जिमोरिन से अपना कारखाना या गोदाम स्थापित करने की अनुमति ली थी। भाई जब पहली बार आया तो उन्होंने क्या किया था, वास्को डी गामा जब पहली बार आया था 1498 ईस्वी में, तो जिमोरिन जो हिंदू शासक था, उसे क्या किया था, उसको भव्य स्वागत किया था। लेकिन दूसरा बार जब इन्होंने आया तो इन्होंने बोला भाई हमको एक कारखाना दीजिए और गोदाम स्थापित करने के लिए कोई स्थान दीजिए। ठीक है। अब इसे आगे चलते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप 1503 में पुर्तगाल ने भारत में केरल केरल के कोच्चि में अपने द्वार संग्रहित वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए एक गोदाम के स्थापित किए। भाई जब जिमोरिन से बोला कि हमको एक गोदाम चाहिए और कोई सामान वामान वहां सुरक्षित रखने के लिए एक गोदाम चाहिए, जिमोरिन ने उसको बोला ठीक है, आप केरल के जो कोच्चि है वहां पे अपना गोदाम स्थापित कीजिए, वहां पे अपना सामान को क्या कीजिए, सुरक्षित कीजिए। तब उन्होंने 1503 ईस्वी में केरल के कोच्चि में उन्होंने एक गोदाम स्थापित किया। फिर आगे चलते हैं तो वर्ष 1505 में केरल के कन्नूर में पुर्तगालियों ने अपना दूसरा गोदाम स्थापित किया। पहला गोदाम स्थापित कब किया था? 1503 ईस्वी में। दूसरा जो किया था वह 1505 में। एक कहा किया था? कुन्नूर में किया था। ठीक है। आगे चले कि 1524 में वास्को ने तीसरी बार यात्रा की, लेकिन इस बार उन्हें मलेरिया मलेरिया नामक एक रोग हो गया है, जिसकी वजह से उसका मृत्यु हो गया, यानी इनको डेथ हो जाता है। ठीक है। तो 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत की यात्रा किया था और इस बार इसे क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। मलेरिया होने के कारण इनको डेथ हो जाता है भारत में। ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, 3 चीज याद रखिएगा वास्को डी गामा के बारे में कि जो सबसे पहली बार आया था तो इन्होंने 1498 ईस्वी में आया था और ये पहुंचे थे कहाँ पे? कालीकट में पहुंचे थे। वहां के हिंदू शासक था जिमोरिन था। जिमोरिन ने क्या किया था? इनको भव्य स्वागत किया था। ठीक है। दूसरा बार आता है 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में आता है तो फिर जिमोरिन से जाकर मिलता है और जिमोरिन से मिलता है और उन्होंने बोलता है कि हमको एक कारखाना चाहिए, तो उन्होंने क्या दिया? एक कारखाना दिया था। ठीक है।
कारखाना सबसे पहले कहाँ केरल में खोला था, और दूसरा कारखाना खोला था कन्नौर में खोला था, और जब तीसरी बार आता है 1524 ईस्वी में, तो तीसरी बार आता है तो इन्हें क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। मलेरिया होने के कारण इनको डेथ हो जाता है। ठीक है, अब इसे आगे में एक नोट मेरा याद रखिएगा कि वास्को डी गामा की केरल के कोच्चि व पुर्तगाली की राजधानी लिस्बन में दो समाधियां स्थित है। तो कहाँ पे, केरल के कोच्चि में एक है, और जो पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, लिस्बन है, वहां पे दो समाधियां स्थित है। ठीक है, अब पुर्तगाल के सरकारी अभियान में, और सरकारी अभियान में सबसे पहले जो व्यक्ति आया था वह आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये व्यक्ति था, इसको बारे में महत्वपूर्ण है, यहाँ से वीवीआई इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है कब, 1505 से 1509 तक इन्होंने क्या है, यहाँ का शासक रहता है। चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, चलिए देखिए, जो अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो डी अल्मीडा, याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका शासनकाल था 1505 से 1509 तक। अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक माना जाता है। अल्मीडा ने जो हिंद महासागर था, हिंद महासागर व्यापारियों को ऊपर नियंत्रित करने के लिए नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी का विकास किया था। अब देखो, ये जो नीली जल, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, तो हिंद महासागर में जो भी व्यापारी था, वो व्यापारी क्या करता था, अपनी मर्जी से आता जाता था, लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए डी अल्मीडा ने नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया कि जो भी इस रास्ते से हिंद महासागर से जाएगा, उसके लिए उसे भुगतान करना होगा, कोई कर के रूप में भुगतान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा चलाया गया था, डी अल्मीडा के द्वारा चलाया गया था। और यह किस महासागर संबंधित है, तो हिंद महासागर, याद रखेंगे, हिंद महासागर में जो व्यापारी था उसके नियंत्रित करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए डी अल्मीडा ने नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। ठीक है, आगे इसे चले कि अल्मीडा चौला के युद्ध में 1508 में इसने चौला का युद्ध हुआ था, उसमें संयुक्त शक्तियों गुजरात था और मिस्र व तुर्की को इसने क्या किया था, पराजित किया था। चौल का युद्ध याद रखिएगा, चौल का युद्ध में 1508 ईस्वी में हुआ था। इसने गुजरात और मिस्र और तुर्की था, सभी को इसने क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, इससे आगे 1509 में द्वीप का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1509 ईस्वी में। संयुक्त शक्तियों को अपने अल्मीडा से बढ़त बनाकर, लेकिन इस समय पुर्तगाल सरकार ने इसे क्या कहते हैं, वापस बुलाते हैं। 1509 ईस्वी में क्या करता है, इसने द्वीप पर आक्रमण तो करता है, युद्ध भी करता है, लेकिन उस समय क्या पुर्तगाली का वहां शासक था, वो क्या कहता है, उसको बुला लेता है। ठीक है, और दूसरा शासक व्यक्ति है, उसका नाम देखिए अगला, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इनको भेजता है। कौन, पुर्तगाली सरकार था जो अल्मीडा को बुलाकर और अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भेजता। ये इसका शासक था 1509 से 1515 तक। ठीक है, अब इनका जो सबसे पहला देखिए पॉइंट कि अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाल राज्य का वास्तविक संस्थापक, भाई वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो अल्बुकर्क को मानना, अगर पूछेगा संस्थापक सिर्फ तो अल्मीडा होगा। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूजन होता है कि वास्तविक संस्थापक और जो, हाँ, संस्थापक कौन था, तो संस्थापक अल्मीडा था, और वास्तविक पूछेगा तो वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क था। ठीक है, अब इससे आगे चलिए, इस आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा कि संस्थापक कौन था, अल्मीडा था, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो वास्तविक संस्थापक में याद रखिएगा कि डी अल्बुकर्क था। ठीक है, अब इससे आगे चलिए कि इसने नीले जल की नीति से व्यापक रूप से विस्तार करके 1510 ईस्वी में बीजापुर के एक शासक था, बीजापुर के शासक, उसका नाम था आदिल शाही, से गोवा छीन लिया। अब इसने क्या किया था कि अबूबकर जब आया तो 1510 ईस्वी में क्या किया था, बीजापुर के एक शासक था, उसका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह से क्या किया था, इसने गोवा को छीन लिया था, युद्ध किया और गोवा को पूरी तरह से इसने छीन लिया। ठीक है, इसने क्या किया था, नीले जल की विस्तार किया था, विस्तार करके 1510 ईस्वी में
बीजापुर का शासक था उसे गोवा छीन लिया था। तो यहाँ से डायरेक्ट पूछता है कि गोवा किसके द्वारा किसके अधीन में था और गोवा का शासक कौन था? तो गोवा का शासक था आदिल शाह। लेकिन अली बक्र ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक को हराकर क्या गोवा छीन लिया। ठीक है, इससे आगे चलिए कि इसने 1511 ईस्वी में दक्षिण भारत व श्रीलंका के बीच में स्थित मलक्का जल संधि, मलक्का संधि कहाँ पे? तो दक्षिण भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है मलक्का जल संधि के व्यापारिक मंडी पर इसने क्या किया था? कब्जा कर लिया था। और मलक्का जल संधि था वहां पर व्यापारिक जो जो मंडी था उस पर भी इन्होंने क्या किया था? कब्जा कर लिया था। ठीक है, अगर तीसरा पॉइंट देखिए कि इस समय लाल सागर के व्यापार पर नियंत्रण की कुंजी के रूप में विख्यात अदन नामक व्यापारिक मंडी पर लाख चाहने पर भी पुर्तगाली कब्जा नहीं कर पाए। भाई वहां एक जगह था अदन। अदन ये बहुत बड़ा ही व्यापारिक मंडी था, वहां पे पुर्तगाली कभी नहीं कब्जा कर सके। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा क्षेत्र था जहां पे पुर्तगालियों ने कब्जा नहीं किया? यहाँ से देखिए तो अदन एक ऐसा अदन था। अदन, हाँ, ये कहाँ पे है? तो लाल सागर में। लाल सागर के व्यापारियों के नियंत्रण की कुंजी के रूप में विख्यात अदन एक नामक व्यापारिक मंडी था जो लाल सागर में था। ठीक है, वहां पे पुर्तगाली ने कभी भी कब्जा नहीं कर पाया था। अगर चलिए अगला पॉइंट कि उसने फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हरमुज हरमुज नामक व्यापारिक मंडी पर कब्जा सब पर कब्जा कर लिया, लेकिन अदन पे कब्जा नहीं कर पाया था। तो हरमुज पे नामक व्यापारिक मंडी था, उस पे इसने कब्जा कर लिया 1515 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलिए कि अबू बकर ने पुर्तगालियों को भारत महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन ऐसा शासक था जिन्होंने भारतीय महिलाओं को विवाह के लिए प्रेरित किया? तो यही था अबू बकर ने पुर्तगालियों को बोला कि भारतीय महिला से आप लोग शादी कीजिए। ठीक है, इससे आगे चलिए कि अबू बकर भारतीय मुसलमानों को बहुत परेशान करता था। मुसलमानों को इसने भी बहुत परेशान किया था। ठीक है, आगे चलिए कि अबू बकर ने भारत के धर्म क्षेत्र में धार्मिक असहिष्णुता की नीति को बढ़ावा दिया। मैंने अबू बकर जब आया भारत में तो इसने धर्म के क्षेत्र में कट्टरपंथा की बढ़ावा दिया, कट्टरवादी की बढ़ावा इन्होंने दिया था। ठीक है, अब ये इनको शासन का समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो शासक आता है वह नीनो दी कुन्हा आता है। ठीक है, अब नीनो दी कुन्हा के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं ये क्या क्या किए थे। चलिए देखिए कि नीनो दी कुन्हा इनका जो शासन रहा है 1529 से 1538 तक रहता है। ठीक है, देखिए इसने अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा के इससे सबसे पहले मुख्यालय चेंज किया। कोचीन से कहा किया? गोवा को स्थापित किया। ठीक है, कुन्हा के समय में भारतीय व्यापार में पुर्तगाली धीरे धीरे पिछड़ने लगे। और देखो अब आ गया शासनकाल कुन्हा। कुन्हा के शासनकाल में क्या हुआ कि पुर्तगाली था वह धीरे धीरे पिछड़ने लगा। ठीक है, मैंने बर्बादी की दौर पे आना शुरू हो गया। ठीक है, कुल्हा के पूर्व और अली बकर के बाद यूरोप में धार्मिक उठा पटक विद्वान थी, इसलिए पुर्तगाली भारत में अपना वायसराय या गवर्नर भेजने में सफल नहीं हुए थे। ठीक है, आगे चलिए नोट में देखिए कि 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ में आया था संत जेवियन भारत आया था। किसके पुर्तगाली गवर्नर था कौन सा? मार्टिन डिसूजा, याद रखिएगा। इसके समय में कौन आया था? संत जेवियर भारत आया था। इसी की माध्यम से भारत में पुर्तगाली के द्वारा ईसाई धर्म भारत आया था और जो संत जेवियर था इसी के समय में आ गया था ईसाई धर्म भारत में प्रवेश कर गया था। ठीक है, अब चलिए पुर्तगालियों को देन अब पढ़ते हैं पुर्तगाली क्या क्या देन था। ठीक, तो काजू, बादाम, आलू, टमाटर, मूंगफली, मक्का, लीची, पपीता, तंबाकू, यात्री घड़ी, प्रिंटिंग प्रेस, जुआ, प्रेरा और चलिए आम भी इन्होंने दिया था। तो इस जितना भी था ये पुर्तगाली के द्वारा दिया गया था। आलू भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब चलिए आगे चलिए कि पुर्तगाली ने हमें स्थापत्य क्षेत्र में गोथिक शैली
कौन सा? गोथिक शैली प्रदान किया था। पुर्तगालियों ने हमें स्थापत्य कला के रूप में गोथिक शैली दिया था, ठीक है। और शैली कालांतर में विक्टोरिया शैली के रूप में भी जाना जाता है। इसी शैली के अंग्रेज में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट व भवनों का निर्माण किया गया था। गोथिक शैली था, इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय भवन, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट ये सब निर्माण किया गया था इसी विधि गोथिक शैली के, ठीक है। आगे चलिए, पुर्तगाली की नीतियां क्या था? पुर्तगाली ने अब देखिए, पुर्तगाली ने भारत के विभिन्न प्रकार की नीतियों का विकास किया था, ठीक है। पहला था निर्जल की नीति और कॉटेज नीति और अनमेटा नीति, ठीक है। तो इतना रह देते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। इसे आगे देखते हैं कल।